अंकिता सुनीता की इकलौती बेटी थी। सुनीता बहुत गरीब थी, लेकिन उसने इतनी गरीबी में भी अपनी बेटी को कभी घर से बाहर नहीं जाने दिया, क्योंकि वो डरती थी कहीं उसकी बेटी घर से बाहर गई तो लोगों को उसके जादुई बालों का राज न पता चल जाए और कहीं लोग अंकिता से ईर्ष्या न करने लगे। इसलिए सुनीता जब भी फैक्ट्री के लिए जाया करती तो अंकिता को घर में बंद करके ही जाया करती। अंकिता बेटा, घर में ही रहना। पता चला मैं बाहर फैक्ट्री में काम कर रही हूँ और तू यहाँ जादुई वालों की मदद से खिड़की से बाहर जाकर घूमने लगे। माँ, तुम तो जानती हो ना मुझे घूमना कितना पसंद है। हाँ पता है, तभी तो बोल रही हूँ कि जब तक घर ना आऊँ तब तक मेरा इंतजार करना। और आज रात को मैं तुझे अंधेरी रात चांद की रोशनी में गांव घुमाने ले जाऊंगी, जहां मैं तुझे पहाड़ दिखाऊंगी, झरने दिखाऊंगी। बस जब तक मैं घर ना आऊं तब तक तू घर से बाहर मत जाना। ठीक है माँ। इस तरह से सुनीता फैक्ट्री के लिए चली जाती है और अंकिता अपनी माँ का इंतजार करती है। शाम को सुनीता थकी हारी घर आती है और अंकिता रात होने का इंतजार करती है। जैसे ही अंधेरा होता है, अंकिता अपनी माँ सुनीता से बोलती है, माँ देखो रात हो गई, तुमने बोला था रात को तुम मुझे घुमाने ले चलोगी। माफ करना अंकिता बेटा, आज हम नहीं जा पाएंगे। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, फैक्ट्री में बहुत सारा काम था, सर फट रहा है बेटा मेरा, चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है मुझ में। माँ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम मुझे पहले बता दी तो मैं अपनी जादुई बाल की मदद से तुम्हें अभी तक ठीक कर चुकी होती। अब तुम कुछ मत बोलो और आराम से लेटी रहो, मैं अभी तुम्हारी सारी दिक्कतें खत्म करती हूँ। इतना बोलकर अंकिता अपने जादुई बाल से अपनी माँ का सर दबाती है और साथ ही पैर भी। जैसे ही अंकिता के जादुई बाल सुनीता के सर और पैर को दबाते हैं, वैसे ही उसके सर और पैर का सारा दर्द खत्म हो जाता है, जिसके बाद सुनीता को बहुत अच्छी नींद आती है और वो सो जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रोज सुनीता फैक्ट्री में काम कर रही होती है तो वहीं दूसरी ओर घर में अकेली अंकिता अपने जादुई लंबे कालो बालों से घर की सफाई कर रही होती है। उसकी एक लट जाले साफ कर रही होती है तो दूसरी लट बर्तन साफ कर रहे होते हैं और अंकिता खिड़की के पास खड़ी होकर अपनी माँ का इंतजार कर रही होती है। पता नहीं माँ कब आएंगी। हमेशा माँ इसी तरह से बोलते हैं कि वो रात को मुझे घुमाने ले जाएंगी, परंतु उन्होंने तो मुझे दुनिया की नजरों से छुपा रखा है। पर वो मुझे गाँव वालों की नजरों से क्यों छुपा रखती है? आज तक मुझे ये बात समझ नहीं आई। इतना सोचकर अंकिता निराश हो जाती है। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो खुद से बोलती है, माँ तो मुझे घुमाने से रही और वैसे भी माँ तो फैक्ट्री से रात को घर आती है, मेरे पास पूरा दिन पड़ा है, क्यों ना मैं ही अपने गांव घूम कर आ जाऊँ। हाँ यही सही रहेगा। इतना बोलकर अंकिता अपने जादुई बालों को लंबा करती है और एक रस्सी की तरह बनाकर अपने बालों के जरिए खिड़की से नीचे उतर जाती है। अब वो गांव घूमने के लिए जैसे ही अपना पहला कदम बढ़ाती है, वैसे ही वहां सुनीता आ जाती है और अपनी बेटी को घर से बाहर देखकर जल्दी से उसका हाथ पकड़ती है और उसे घर के अंदर लाकर उससे बोलती है, अंकिता बेटा, मैंने तुझे मना किया था ना घर से बाहर जाने के लिए, और इन जादुई वालों के जादू को देखने से मना किया था ना, फिर तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी? पर माँ क्या हो जाएगा अगर मैं बाकी लड़कियों की तरह बाहर घूमने चली जाऊंगी? हम इतने गरीब हैं, मैं चाहूँ तो अपने जादुई बालों की मदद से आपको अमीर कर सकती हूँ, पर आपको गरीबी, इस गरीबी में ही जीना है। आप मुझे गांव वालों से मिलने नहीं देती, मुझे समझ नहीं आता आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती है माँ। कभी कभी तो मुझे लगता है आप मेरी सौतेली माँ है। अंकिता की बातें सुनकर सुनीता रोने लगती है। अपनी माँ को रोता देख अंकिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी गलती की माफी मांगती है, जिस पर सुनीता बोलती है, बेटा बहुत समय पहले की बात है, हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों की सेवा करते थे, तेरे ये जादुई बाल उसी का फल है। हमारे घर में जन्म लेने वाली हर बेटी के बाल जादुई होते हैं और इन जादुई बालों की मदद से हम गांव वालों की मदद करनी होती है, ना कि अपनी। लेकिन बहुत समय पहले जब तू छोटी थी तब तेरी बुआ के बाल भी जादुई थे और तेरी बुआ हमारे ही दुश्मन के बेटे से प्यार कर बैठी और उनसे शादी कर ली। जब ये बात तेरी दादी को पता चला तो। फ्लैशबैक। कोमल बेटा, ये तूने क्या किया? ये लड़का तेरे लिए सही नहीं है, इसने सिर्फ तेरे जादुई बालों की शक्तियाँ छीनने के लिए तुझसे शादी की है। माँ, अमित ऐसा नहीं है,
तुम अमित को गलत समझ रही हो। इस तरह से कोमल अपनी माँ को समझाने लगती है और तभी अमित पीछे से उसके जादुई बाल काट देता है। बाल काटते ही कोमल के बालों की सारी शक्तियाँ चली जाती है, जिसके बाद अमित हंसता हुआ कोमल से बोलता है, तेरी माँ बिल्कुल सही बोल रही है, मुझे तुझसे नहीं तेरे जादुई बालों से प्यार है। अब मैं तेरे इन जादुई बालों को अपने साथ अपने लैब में ले जाऊंगा और इन पर एक्सपेरिमेंट करूंगा और इनसे निकलने वाली सारी शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लूंगा। अमित, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हारा ये धोखा जिंदगी भर याद रखूंगी। अमित हंसते हुए वहाँ से जाने लगता है कि तभी छोटी सी अंकिता, जो उस समय 2 साल की थी, वह अपनी जादुई बाल की मदद से अमित का गला दबा देती है और वहीं पर अमित की मौत हो जाती है। और बाल काटने की वजह से कोमल की सारी शक्ति उससे छीन जाती है और वो भी एक साधारण लड़की की तरह अपना जीवन जीने लगती है। फ्लैशबैक आउट। बस इसीलिए मैं तुझे घर से बाहर नहीं जाने देती, गांव वाले से दूर इस घर में तेरे साथ रहती हूँ। मुझे अमीर बनने का लालच नहीं है, बस मैं इतना चाहती हूँ कि जो तेरी बुआ के साथ हुआ वो तेरे साथ ना हो। बेटा, ये जादुई बाल तुझे वरदान में मिला है और इसकी हिफाजत तुझे ही करनी होगी। तुझे ऐसे लड़के से शादी करनी होगी जो तेरे बाल से नहीं बल्कि तुझसे प्यार करे। सारा सच जानने के बाद अंकिता अपनी माँ की सारी बातें मान लेती है, पर समय यूं ही बीत जाता है और एक दिन सुनीता फैक्ट्री से घर नहीं आती। अंकिता को अपनी माँ की फिक्र सताने लगती है और वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए पहली बार घर से बाहर निकलती है, जहाँ उसकी मुलाकात रवि नाम के एक लड़के से होती है, जो अंकिता की सुनीता को ढूंढने में उसकी मदद करता है। लेकिन अंकिता को सुनीता नहीं मिलती, जिसके बाद अंकिता रवि के साथ अपने घर आती है, जहाँ वो अपनी माँ को देखती है। अपनी माँ को देखकर अंकिता को बहुत खुशी होती है और वो अपनी माँ के गले लगकर अपनी माँ से बोलती है, माँ, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें तो पता है मैं कितना डर गई थी। माफ करना अंकिता बेटा, आज मालिक ने एक नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया था, बस उसी में मजबूरन मुझे जाना पड़ा। पर ये तेरे साथ ये लड़का कौन है? मैं रवि हूँ। दरअसल मैं किसी काम से कहीं जा रहा था, तभी मेरी मुलाकात अंकिता से हुई। अंकिता बहुत परेशान थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी मदद करूँ। वैसे भी मुझे लड़कियों की मदद करना बहुत पसंद है। मदद करने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब तुम अपने घर जा सकते हो। इस तरह से सुनीता रवि को जाने के लिए बोलती है। उस समय तो रवि चला जाता है, लेकिन उसके दिलो दिमाग पर अंकिता का फितूर चढ़ जाता है और समय यूं ही बीत जाता है। अब अंकिता और रवि एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब रवि को अंकिता के जादुई बाल का सच पता चल जाता है, पर फिर भी वो अंकिता से ही प्यार करता है। और जब ये बात सुनीता को पता चलती है तो उन दोनों की शादी करवा देती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहते हैं। अब अंकिता अपने जादुई बालों की मदद से बीमार लोगों की सेवा करना शुरू कर देती है। जादुई गर्भवती गाय। एक छोटे से गांव में तानिया नाम की एक बड़ी ही दयालु औरत रहा करती थी, जो हर किसी की मदद किया करती थी। ऐसे ही एक रोज तानिया अपने गांव से थोड़ी ही दूर लगे मार्केट में जाती है। तभी उसकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ती है। उस बच्चे को देखकर तानिया उसके हाथों में कुछ पैसे पकड़ाते हुए उस बच्चे से बोलती है, अरे तुम तो बड़े ही प्यारे बच्चे हो। अच्छा, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा तानिया की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता और डरे सहमे खड़े होकर रोने लगता है। उस बच्चे को रोता देख तानिया अगल बगल देखती है और एक बार फिर उस बच्चे से बोलती है, अरे बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? रो मत। अच्छा, मुझे बताओ तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? बच्चा एक बार फिर जोर जोर से रोने लगता है और तानिया समझ जाती है कि यह बच्चा हो गया है। तानिया उस बच्चे की मदद करने के लिए और उसकी माँ को ढूंढने निकल जाती है। जैसे ही तानिया थोड़ी आगे बढ़ती है, तभी पीछे से उस बच्चे की माँ आ जाती है और तानिया से बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को अपने साथ ले जाने की? खुद की तो कोई औलाद नहीं है, बस इसी फिराक में रहती है कि किसी का बच्चा चुराकर भाग जाओ। अरे बहन, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो इसे तुम्हारे पास लेकर आ रही थी। बस करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, बांझ औरत।
यह सब सुनते ही मानो जैसे किसी ने तानिया के ऊपर शब्दों के कड़वे बाण छोड़ दिए हो। ये सुनते ही तानिया वहां से होते हुए निकल जाती है। कुछ ही दूरी पर तानिया एक मंदिर में जाती है और भगवान से अपनी कोख भरने की दुआ करने लग जाती है। तभी मंदिर के बाहर से कुछ शोर आने लगता है और वो मंदिर के दरवाजे पर जाती है, जहां वह देखती है कि मंदिर के बाहर एक गाय जो गर्भवती है उसके वहां आ जाने से और मंदिर के बाहर दुकान वालों के फलों को खाने से सारे फल वाले उसको मारकर भगा रहे होते हैं। यह देख तानिया अपना सारा दुख दर्द भूलकर उस गाय के पास जाती है और दुकान वालों से कहती है, तुम सबको शर्म नहीं आती? एक गाय को जिसे तुम गौ माता कहते हो, पूछते हो, उसको इस तरह से मारकर भाग रहे हो। क्या तुम्हें इसकी अवस्था दिखाई नहीं देती? यह गाय एक गर्भवती है। अरे अगर ये गाय गर्भवती है तो हम क्या करें? इसके चक्कर में हम थोड़ी ना अपना धंधा खराब करेंगे। आखिर ये फल बेचकर ही तो हम अपनी रोजी रोटी चला पाते हैं। अगर तुम्हें इतना ही प्यार आ रहा है, अगर तुम्हें इतनी ही दया आ रही है इस गाय पर, तो तुम इसको अपने साथ क्यों नहीं रख लेती? तुम ही देना इसको खाना पीना और चारा। गांव वालों की बात सुनकर तानिया उनसे और बहस नहीं करते हुए उस गाय को अपने साथ घर ले जाती है। गाय को देख उसका पति गोपाल तानिया से बोलता है, तानिया, तुम ये गाय कहाँ से ले आई? मुझे ये गाय मंदिर के बाहर मिली। सारे गांव वाले इस बेचारी गर्भवती गाय को मारकर भगा रहे थे। मुझसे इसका दर्द देखा नहीं गया, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। तानिया, आखिर कब तक तुम ऐसे ही सबकी मदद करोगी? तुम्हें अपने घर की आर्थिक हालत के बारे में पता है। हम अपने लिए 2 वक्त की रोटी नहीं जोड़ पा रहे, तो इस गाय का चारा कहाँ से पूरा करेंगे? भगवान भूखा उठता जरूर है, पर कभी किसी को भूखा सोने नहीं देता। आप देखना, जब ये गर्भवती गाय अपने बच्चे को इस दुनिया में लाएगी, तब हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ये बोलकर तानिया घर में जाती है और अपने हिस्से की रोटी लाकर उस गर्भवती गाय को दे देती है और खुद भूखी सो जाती है और अगले दिन उस गाय के लिए चारा लेकर आती है और खुद भूखी रहकर गाय को खाना दिया करती है। ऐसे ही एक दिन तानिया को फिर से बांझ का ताना सुनना पड़ता है, जिसे सुनकर तानिया बहुत दुखी होती है और गाय के पास जाकर उससे बोलती है, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम माँ बनने वाली हो, पर पता नहीं मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि ये सुख अब तक मुझे नहीं मिला। तानिया को रोता देख गाय उससे बोलती है, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। तुम तो एक बहुत ही दयालु औरत हो। तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उस गाय को बोलता देख तानिया हैरान हो जाती है और वो गाय से बोलती है, मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही? तुम सच में बोल रही हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई गाय हूँ। ये बोलकर वो गाय तानिया को अपना जादू दिखाती है। अपनी सींग उसके छोटे से घर पर मारती है और उसका छोटा सा घर महल में तब्दील हो जाता है। यह सब देखकर तानिया बड़ी हैरान होती है और उस गाय से बोलती है, हे जादुई गर्भवती गाय, तुम कहाँ? तुम कौन हो? तुम अपने असली रूप में आओ। तानिया के बोलने पर वो गाय एक परी के रूप में बदल जाती है और तानिया से बोलती है, मैं परी लोक से आई हूँ, एक परी हूँ मैं। यहाँ तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए आई थी कि तुम सच में दयालु हो क्या, बस अच्छी बनने का ढोंग करती हो। पर मैं गलत थी, तुम सच में एक बहुत दयालु औरत हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हुई और मैं आज तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगी। पर हाँ, इस बारे में तुम किसी को कुछ मत बताना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना घर, ना दौलत, ना कुछ। मुझे बस माँ बनना है, जैसे तुम माँ बनने वाली थी, जैसे सब माँ बनते हैं। मुझे बस माँ बनने का सुख चाहिए। मुझे अब और बांझ होने का कलंक नहीं चाहिए। तानिया बेहोश हो जाती है और तानिया का ये दुख दर्द देखकर वो परी एक बार फिर गर्भवती बन जाती है और तानिया की सारी इच्छाएं पूरी कर देती है। और अगले दिन जब तानिया सुबह उठती है तो वह देखती है कि उसका छोटा सा घर बड़ा हो चुका है और उसके पति की बहुत अच्छी नौकरी लग चुकी है। साथ ही साथ तो उसका पति गोपाल उसको आराम करने को बोलता है। यह सुनकर तानिया गोपाल से बोलती है, आराम? पर मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ।
अरे भूल गई क्या, तुम प्रेग्नेंट हो। बहुत जल्द तुम बहुत प्यारे से बच्चे को जन्म देने वाली हो। ऐसी हालत में तुम काम करोगी? यह सुनकर तानिया हैरान हो जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि वह कोई सपना नहीं था, वह सब हकीकत था। जिसके बाद बहुत जल्द तानिया एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। माया घर में अकेली बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है कि तभी उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है और माया खुद से बोलती है, अरे भला इस समय कौन हो सकता है? इतना बोलकर माया दरवाजा खोलती है और वे अपने बेटे तुषार को दूल्हे के रूप में देखती है। साथ ही उसके साथ एक लड़की भी होती है जो कि दुल्हन बनी होती है। ये सब देख माया को कुछ समझ नहीं आता और वो तुषार से बोलती है, अरे बेटा, तू दूल्हे के कपड़े में और ये तेरे साथ लड़की कौन है? ये लड़की तुम्हारी बहू है माँ। मैंने नेहा से शादी कर ली है। मैं ना सब जानती हूँ। मेरा बेटा मुझे बिना बताए शादी तो कर ही नहीं सकता। वो मेरे साथ क्या कहते हैं उसे, प्रैंक कर रहा है। आजकल बहुत चल रहा है ना सोशल मीडिया पर, जिसे देखो वही प्रैंक किए जा रहा है। माँ ये कोई मजाक नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। क्या आपको नेहा दुल्हन के कपड़ों में नजर नहीं आ रही क्या? मैं आपको दूल्हे के कपड़ों में नजर नहीं आ रहा क्या? तुषार के बार बार समझाने पर माया को अब विश्वास हो जाता है, जिसके बाद वो भी तुषार की खुशी के लिए अपनी बहू नेहा को अपना लेती है और खुशी खुशी उसका गृह प्रवेश करवाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन नेहा अपने सर से पल्लू नहीं हटाती और ये देख माया को बहुत अच्छा लगता है। और एक दिन माया नेहा से बोलती है, अरे वाह, कितनी संस्कारी बहू मिली है मुझे। अपनी सास की बात सुन नेहा खुद से बोलती है, माँ जी, सर पर दुपट्टा रखना तो मेरी मजबूरी है। अगर मैंने इस दुपट्टे को अपने सर से हटा दिया तो इस घर की शांति भंग हो जाएगी। नेहा मन ही मन ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी माया की एक पड़ोसन घर आती है, जो नेहा को देखते ही पहचान लेती है और नेहा के वहाँ से जाने के बाद माया से बोलती है, अरे माया बहन, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम्हारे बेटे के लिए तुम्हें यही लड़की मिली जो तुमने इस लड़की से अपनी बेटे की शादी करवा दी? अपनी पड़ोसन की ऐसी बात सुन माया को बहुत गुस्सा आता है और वे अपनी पड़ोसन से बोलती है, बहन, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे घर के लिए कौन सी लड़की सही है और कौन सी नहीं। मैंने भी अच्छे से देखा है तुम्हारी बहू को, कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर यहाँ वहाँ जाती हैं। और मेरी बहू तो संस्कारों से भरी पड़ी है। मेरे घर के लिए ये पूरी परफेक्ट बहू है। लगता है बहन तुम्हें अपनी बहू का सच नहीं पता, तभी तुम उसके इतने गुणगान गा रही हो। माया बहन, जब तुम्हें अपनी बहू का सच पता चलेगा ना, तो अब तुम अपने बेटे से खुद लड़ोगी। मुझे मेरी बहू का सारा सच पता है, मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। मेरी बहू जैसी भी है बहुत अच्छी है, मेरा अच्छे से ख्याल रखती है। मैं तुम्हारी और बेइज्जती करूं इससे पहले तुम यहाँ से खुद चली जाओ। अपनी इतनी बेइज्जती होता देख वे औरत अपना पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद माया अपनी बहू नेहा से बात करने के लिए रसोई में जाती है, जहाँ वो नेहा के लंबे लंबे कान देखती है। उसके हाथी जैसे बड़े कान देखकर माया की तो होश हवास उड़ जाते हैं और वे जोर से चीखती हुई अपनी बहू से बोलती है, बहू, ये तेरे कानों को क्या हो गया? इतने बड़े बड़े तेरे कान कैसे हो गए? लग रहा है जैसे कि तू किसी सर्कस में काम करती है। देख बहू, मुझे ये तेरे नकली कान बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, कितने बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। इसे अभी निकाल कर फेंक। इतना बोलकर माया अपनी बहू के कानों को खींचने लगती है, जिस पर नेहा अपनी सास के दोनों हाथ अपने कानों से हटाकर उससे बोलती है, माँ जी, ये मेरे असली कान हैं और इन्हीं को छुपाने के लिए मैं हमेशा अपने सर पर दुपट्टा रखती हूँ, ताकि कोई मेरे लंबे लंबे कान को ना देख ले। अगर आपने मेरे इन बड़े कानों को पहले देख लिया होता तो आप ही मेरा मजाक उड़ाती और आप मुझे अपनी बहू के रूप में शायद कभी नहीं अपनाती। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। मैं जिसे संस्कारी बहू समझ रही थी, वो संस्कारी नहीं बल्कि हाथी जैसे बड़े बड़े कानों वाली बहू है। आने दो तुषार को, उसे तो मैं बाद में बताऊंगी। इस तरह से माया नेहा से नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है और तुषार के आने का इंतजार करती है। रात होते ही जैसे ही तुषार अपने घर आता है, माया नेहा को खींचकर लाती है और उसके लंबे लंबे कान तुषार को दिखाते हुए उससे बोलती है,
निकम्मे, तू मेरे लिए इतनी लंबे कानों वाली बहू लेकर आया है। मैंने तुझसे संस्कारी बहू मांगी थी, लेकिन तू इसे उठाकर ले आया यहाँ पर। तू क्या अंधा हो गया था या तेरे अकल पे पत्थर पड़े थे कि तुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि इस लड़की के कान कितने लंबे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे खुद नहीं पता था कि इसके कान ऐसे हैं? वो बेचारी पड़ोसन मुझे इसके लंबे कानों का सच बताने जा रही थी, लेकिन मैंने उसे ही सुना दिया। हे भगवान, क्या हो गया है मेरे साथ? ये बोलकर माया बैठकर रोने लगती है, जिस पर तुषार अपनी माँ से बोलता है, माँ, आप रोना बंद करो। नेहा ने मुझे या आपको कोई धोखा नहीं दिया है। मैं नेहा के इन लंबे कानों के बारे में पहले से जानता था और नेहा ने मुझे बोला था कि मैं आपको उसके लंबे कानों की सच्चाई बता दूं, पर मैंने ही उसे मना किया था कि आपको अभी कुछ ना बताया जाए, क्योंकि मैं जानता था कि अगर आपको अभी नेहा की सच्चाई पता चल जाएगी तो आप कुछ इसी तरह से रिएक्ट करोगी। अरे बेटा, मेरी रिजेक्ट की छोड़। जब समाज को पता चलेगा ना कि मेरे घर में संस्कारी बहू नहीं बल्कि लंबे कानों वाली बहू आई है, तो उनका क्या रिएक्ट होगा वो तो तुझे बाद में पता चलेगा। लोग हमारा मजाक बनाएंगे और हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। माँ, मैं सब जानता हूँ और इसीलिए तो मैंने नेहा से शादी करी। तू कहना क्या चाहता है? माँ, मैं नेहा से बहुत प्यार करता था, पर वो हमेशा अपने सिर और कानों को ढक कर रहती थी और इसलिए सब उसका अक्सर मजाक बनाया करते थे। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने एक दिन नेहा के पास जाकर उससे कहा, फ्लैशबैक। नेहा, तुम सबकी तरह नॉर्मल बनकर क्यों नहीं रहती? सब तुम्हारे साथ साथ मेरा भी मजाक बनाने लगे हैं। तुषार, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ नेहा, क्योंकि तुम हर समय अपने सर पर चुन्नी लपेटे रहती हो। तुम्हारे साथ अब सब मेरा भी मजाक उड़ाते हैं। अगर तुम भी मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो तुम इस चुन्नी को अभी हटा दो। तुषार के कहने पर नेहा अपनी चुन्नी सर से हटा देती है। सब नेहा के लंबे लंबे कान देखकर उसका मजाक बनाने लगते हैं और ये सब देख नेहा बहुत रोती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब देख तुषार को बहुत बुरा लगता है और वो भी उसके पीछे जाता है, जहाँ वो देखता है कि पार्क में अकेली नेहा बैठी रो रही होती है और ये देख तुषार उसके पास जाता है और उससे बोलता है, नेहा, मुझे माफ कर दो। अपना प्यार साबित करने के लिए मेरी वजह से तुम्हें सभी लोगों के बीच उनके मजाक का पात्र बनना पड़ा। मुझे माफ कर दो। अगर ये प्यार होता है तो तुम्हारा प्यार जीत गया और मेरा प्यार हार गया नेहा, पर मैं अपने प्यार को ऐसे ही मरने नहीं दूंगा। अब मैं किसी को तुम्हारा मजाक बनाने नहीं दूंगा। इतना बोलकर तुषार नेहा के साथ उसके घर जाता है और उसके माँ बाप से बात करके उसे अपने घर वापस ले आता है। फ्लैशबैक आउट। माँ, एक बार आप नेहा की जगह खुद को रख कर देखिए। अगर आपके कान लंबे होते या मेरे कान लंबे होते और लोग हमारा मजाक बना रहे होते तो क्या आप जीना छोड़ देती या आप मुझे अपना बेटा कहना छोड़ देती? अपने बेटे की ये बात सुन माया कुछ नहीं बोलती और वह खुशी खुशी नेहा और उसके लंबे कानों को अपना लेती है, जिसके बाद माया उसे कभी भी उसके कान नहीं छुपाने देती और पूरे समाज में सर उठाकर नेहा को अपनी बहू कहती है।